हेलो एवरीवन, मैं कपिल एडवोकेट फिर एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो है अडॉप्शन अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इस एक्ट के चैप्टर सेकंड में ये डिफाइन किया गया है कि अडॉप्शन कैसे की जा सकती है और कौन पर्सन अपने चाइल्ड को अडॉप्शन में दे सकता है, इसी तरह कौन पर्सन किसी चाइल्ड को कैसे अडॉप्ट कर सकता है। साथ में इस चैप्टर में यह भी डिफाइन किया गया है कि आफ्टर अडॉप्शन अडॉप्टेड चाइल्ड के राइट पर क्या अफेक्टेड होगा और जो अडॉप्टेड फैमिली है उसके राइट्स पर क्या अफेक्टेड होगा। अब हम इसके लिए चैप्टर सेकंड में जो सेक्शन 5 से लेकर 17 तक अडॉप्शन के लिए डिफाइन किया गया है उन सब सेक्शन को देखेंगे और देखेंगे कि क्या एक वैलिड अडॉप्शन के लिए क्या क्या कंडीशन फॉलो करनी होगी। तो अब हम चलते हैं बेयर एक्ट में सेक्शन 5 से लेकर 17 तक। सेक्शन 5 जो है वो सिंपली ये कहता है जो भी अडॉप्शन होगी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग होगी, अदरवाइज वो अडॉप्शन वॉइड मानी जाएगी और उस अडॉप्शन का कोई अफेक्टेड नहीं होगा ऑन द अडॉप्टेड फैमिली और जो फैमिली अपने चाइल्ड को अडॉप्शन के लिए दे रही है। नेक्स्ट सेक्शन 6 कहता है कि जो भी अडॉप्शन होगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 में जो 4 कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही अडॉप्शन होगी, अदरवाइज वो अडॉप्शन वैलिड नहीं मानी जाएगी। सेक्शन 6 में जो 4 कंडीशन है वो ये है, नंबर 1 ये है कि जो भी पर्सन अडॉप्शन में किसी चाइल्ड को ले रहा है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए चाइल्ड को अडॉप्ट करने की और उसके पास राइट होने चाहिए कि वो किसी चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है। इसी तरह अगर कोई पर्सन अपने चाइल्ड को अडॉप्शन के लिए दे रहा है तो उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपने चाइल्ड को अडॉप्शन में दे सकता है। इसी तरह जिस पर्सन को अडॉप्ट किया जा रहा है वो एलिजिबल होना चाहिए कि भी उस चाइल्ड को उस पर्सन को कि क्या अडॉप्शन में दे सकते हैं या उस अडॉप्शन के लिए वो एलिजिबल है फॉर अडॉप्शन। इस तरह इन 3 कंडीशन के अलावा जो इस एक्ट में सेक्शन 11 में कंडीशन दी गई है अदर कंडीशन फॉर वैलिड अडॉप्शन उनको भी फॉलो करना ज़रूरी है। उन कंडीशन को अडॉप्ट करना मैंडेटरी है फॉर ए वैलिड अडॉप्शन। तो हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि जो 6 में कंडीशन दी हुई है फॉर वैलिड कंडीशन उसके साथ साथ में जो सेक्शन 11 में कंडीशन दी गई है सेक्शन 6 और सेक्शन 11 में दोनों में जो कंडीशन है वो मैंडेटरी है फॉर वैलिड अडॉप्शन। इसके बाद नेक्स्ट 6 के बाद में सेक्शन 7 और 8 डिफाइन करता है कि एक हिंदू मेल और एक हिंदू फीमेल के पास क्या राइट है, कौन हिंदू और फीमेल चाइल्ड को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। सेक्शन 7 डिफाइन करता है कि कोई भी हिंदू मेल है वो अगर साउंड माइंड है और मेजर है वो किसी भी सन और डॉटर को अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन अगर हिंदू मेल मैरिड है तो उसको अपनी वाइफ की कंसेंट लेनी मैंडेटरी है। विदाउट कंसेंट ऑफ वाइफ वो चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसकी वाइफ रिनाउंस द वर्ड कर चुकी है और वो सीज टू हिंदू और अगर बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट उसको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया गया है तो इन 3 कंडीशन में जो मेल हिंदू है उसको अपनी वाइफ की कंसेंट लेनी जरूरी नहीं है। इसी तरह सेक्शन 8 में ये डिफाइन किया गया है कि एक फीमेल हिंदू अडॉप्ट कर सकती है किसी भी सन या डॉटर को। जैसे सेक्शन 7 में ये डिफाइन किया गया था कि जो हिंदू मेल है वो साउंड माइंड होना चाहिए और मेजर होना चाहिए, इसी तरह सेक्शन 8 में भी ये फीमेल के लिए भी कंडीशन सेम है कि भी वो जो हिंदू फीमेल है वो साउंड माइंड के साथ साथ मेजर होनी चाहिए और उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो किसी भी सन या डॉटर को अडॉप्ट कर सकती है। अगर वो मैरिड है तो उस केसेस में जैसे सेक्शन 7 डिफाइन करता है कि एक हस्बैंड को अपनी वाइफ की कंसेंट लेनी ज़रूरी है, इसी तरह अगर कोई फीमेल मैरिड है तो उसको अपने हस्बैंड की कंसेंट लेनी ज़रूरी है। लेकिन अगर उसका हस्बैंड अनसाउंड माइंड है बाय द डिक्लेयर बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट और अगर वो सीज टू भी हिंदू हो गया है या रिनाउंस द वर्ड हो गया, उस कंडीशन में जो फीमेल है उसको अपने हस्बैंड की कंसेंट लेनी ज़रूरी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि 7 और 8 में जो भी कंडीशन है फॉर मेल और फीमेल वो दोनों सेम है कि
अगर मेल और फीमेल जो भी अडोप्ट करना चाहता है वो साउंड माइंड होने चाहिए, और उसके साथ में उनके जो मेजर होने चाहिए दोनों। अगर दोनों मैरिड हैं तो वाइस वर्सा हस्बैंड और वाइफ की कंसेंट लेनी मैंडेटरी है। लेकिन अगर वो हस्बैंड वाइफ अगर रिनाउंस द वर्ड कर गए हों, सीज टू भी हिंदू हो गए हों, या बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट डिक्लेयर किए गए हों साउंड माइंड, उस केसेस में कंसेंट लेने की ज़रूरी नहीं है। इसके बाद में जो सेक्शन 9 है वो ये डिफाइन करता है कि कौन पर्सन अडोप्शन के लिए अपने चाइल्ड को दे सकता है। सिंपली इसमें 3 डिफाइन किए गए पर्सन, फादर, मदर एंड गार्जियन, कि ये तीनों हैं, ये अपने चाइल्ड को अडोप्शन के लिए दे सकते हैं। सबसे पहले अगर फादर के पास पावर है कि वो अपने चाइल्ड को अडोप्शन के लिए दे सकता है, लेकिन अगर मदर एट द टाइम ऑफ अडोप्शन लिविंग है तो उसकी कंसेंट लेनी ज़रूरी है। अगर एट द टाइम ऑफ अडोप्शन अगर मदर रिनाउंस द वर्ड करके है, अगर उसने हिंदू धर्म छोड़ दिया है, या वो अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दी गई है बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, उस केसेस में मदर की कंसेंट लेनी जरूरी नहीं है। इसी तरह अगर कोई मदर अपने चाइल्ड को अडोप्शन के लिए दे रही है तो उसके लिए फादर की कंसेंट मैंडेटरी है। लेकिन अगर फादर रिनाउंस द वर्ड कर चुका है, सीज टू भी हिंदू हो चुका है, या अनसाउंड माइंड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, उस केसेस में फादर की कंसेंट मैंडेटरी नहीं है। हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो फादर और मदर की दोनों की जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 में जो कंडीशन दी गई है कि भी किन कंडीशन में एक फादर और मदर अपने चाइल्ड को अडोप्शन में दे सकता है, वो सेम है। और अगर एट द टाइम ऑफ द लिविंग फादर अगर है तो फादर की कंसेंट जरूरी है, अगर मदर है तो मदर की कंसेंट जरूरी है। और 3 कंडीशन में कंसेंट कब जरूरी नहीं है वो हम देख चुके हैं। अब ये बात आती है कि गार्जियन है जो वो किस स्टेज पर किस कंडीशन में चाइल्ड को अडोप्शन के लिए दे सकता है या खुद अडोप्ट कर सकता है। इसमें अगर एट द टाइम ऑफ अडोप्शन जो फादर मदर हैं वो उनकी डेथ हो चुकी है, या फादर मदर दोनों फाइनली रिनाउंस द वर्ड कर चुके हैं, या चाइल्ड अबॉन्डन हो चुका है। इसी तरह अगर फादर मदर अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिए गए हैं बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, और एट द टाइम ऑफ अडोप्शन अगर फादर मदर के बारे में पता नहीं है कि उस चाइल्ड के फादर मदर कौन है, उस केसेस में जो गार्जियन है एट द टाइम ऑफ गिविंग अडोप्शन वो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट उस चाइल्ड को अडोप्शन के लिए दे सकता है या खुद अडोप्शन कर सकता है। तो सेक्शन 9 सिंपली ये डिफाइन करता है कि फादर मदर और गार्जियन कब अडोप्शन के लिए चाइल्ड को दे सकते हैं, और कब एक गार्जियन है जो वो अडोप्शन के लिए चाइल्ड को दे सकता है, और कब वो जो गार्जियन है अडोप्ट कर सकता है किसी चाइल्ड को। नेक्स्ट जो सेक्शन 10 है वो डिफाइन करता है कि किस पर्सन को अडोप्ट किया जा सकता है। कि सेक्शन 10 में एलिजिबल बताई है कि भी कौन पर्सन है जो एलिजिबल है फॉर अडोप्शन। सिंपली इस सेक्शन में जो सेक्शन 10 है इसमें 4 कंडीशन डिफाइन की गई है। सबसे पहले कि जिसको अडोप्ट किया जा रहा है अंडर दिस एक्ट दिस चैप्टर वो हिंदू होना चाहिए। नंबर 2 वो ऑलरेडी अडोप्टेड नहीं होना चाहिए, कि भी पहले से अगर कोई चाइल्ड अडोप्ट कर लिया जा चुका है उसको दोबारा अडोप्ट नहीं किया जा सकता। इसके बाद में जिस चाइल्ड को अडोप्ट किया जा रहा है वो मैरिड नहीं होना चाहिए एट द टाइम अडोप्शन। नेक्स्ट जिस पर्सन को अडोप्ट किया जा रहा है उसकी एज अबव द 15 ईयर नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो सेक्शन 10 में जो सब सेक्शन 3 और 4 है उसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर कस्टम अलाउड करते हैं तो एक मैरिड पर्सन को और अबव द 15 ईयर पर्सन को भी अडोप्ट किया जा रहा है इन द केसेस अगर आपके कस्टम अलाउड करते हैं। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में है सेक्शन 11 डिफाइन करता है कि जो सेक्शन 6 में कंडीशन दी गई है उसके अतिरिक्त जो सेक्शन 11 में जो अदर कंडीशन है उनको भी मैंडेटरी है अडोप्ट करना फॉर एक अडोप्टेड चाइल्ड, कि भी ये कंडीशन भी
कंप्लाइंट की जाएगी अगर कोई चाइल्ड अडॉप्ट किया जा रहा है। जो इसमें है 6 कंडीशन ही डिफाइन की गई है, जिसमें नंबर 1 ये है कि अगर कोई फादर मदर किसी सन को अडॉप्ट करना चाहता है तो उनके सन नहीं होना चाहिए, ग्रांड सन नहीं होना चाहिए, ग्रेट ग्रांड सन नहीं होना चाहिए, कि भी उनके कोई पहले से कोई लड़का, बेटा, पोता या पड़पोता नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों हैं तो वो फादर मदर हैं, किसी सन को अडॉप्ट नहीं कर सकते। इसी तरह कोई फादर मदर किसी डॉटर को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उनके ऑलरेडी कोई डॉटर नहीं होनी चाहिए या उनकी पोती नहीं होनी चाहिए। अगर इन केसेज में ये हैं तो जो फादर मदर किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहते हैं वो किसी चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट ये कहते हैं कि अगर कोई मेल पर्सन किसी फीमेल पर्सन को अडॉप्ट करना चाहता है तो जो उनके बीच में जो गैप है वो मैंडेटरी है कि मिनिमम 21 ईयर का होना चाहिए। इसी तरह वाइस वर्सा, अगर कोई फीमेल किसी मेल पर्सन को अडॉप्ट करना चाहती है तो उनके बीच में जो एज गैप है वो 21 ईयर का होना चाहिए। नेक्स्ट जो कंडीशन इसमें है वो ये है कि किसी भी चाइल्ड को, सेम चाइल्ड को सिमिलटेनियस 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन अडॉप्ट नहीं कर सकते। कि अगर ए है, कोई चाइल्ड है, उसको अडॉप्ट किया जा रहा है तो बी और सी 2 फैमिली है वो उसको अडॉप्ट नहीं कर सकती पैरेलल। कि भी एक पर्सन को 2 फैमिली अडॉप्ट नहीं कर सकती, वही एक सेम पर्सन को है 2 फैमिली अडॉप्ट नहीं कर सकती। जैसे अगर ए को बी फैमिली अडॉप्ट करना चाहती है और सी भी एट द टाइम उसी पर्सन को ए है उसको अडॉप्ट करना चाहती है तो यह नहीं हो सकता कि एक चाइल्ड को एक ही फैमिली अडॉप्ट कर सकती है। नेक्स्ट जो इसकी इम्पोर्टेंट कंडीशन वो ये है कि एट द टाइम वो जब अडॉप्शन की जाएगी उसमें जो फैमिली अपने चाइल्ड को अडॉप्शन में दे रही है वो एक्चुअली में अपने चाइल्ड को दे रही हो, इंटेंशनली हो कि वो अपने जो बच्चा है उसको ट्रांसफ़र कर रही हो अडॉप्टेड फैमिली में। इसी तरह जो अडॉप्टेड फैमिली है वो इंटेंशनली उस बच्चे को टेक कर रही हो कि उस बच्चे को ले रही हो। अगर एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन अगर जिस चाइल्ड को अडॉप्ट किया जा रहा है उसके अगर फादर मदर के बारे में नहीं पता या ये नहीं पता कि भी ये इस चाइल्ड के पेरेंट्स कौन है तो उस केसेस में जहाँ पर वो रह रहा है एज हम ये कह सकते हैं कि जो गार्जियन है वो उसको दे रहा हो और वो एक्चुअल में उस चाइल्ड को डिलीवर कर रहा हो इन द अडॉप्टेड फैमिली। तो 11 में 6 कंडीशन बताई गई है कि जो सेक्शन 6 में कंडीशन है वो तो एक अडॉप्शन के लिए मैंडेटरी है ही। जो 11 में भी अदर कंडीशन है वो फॉर वैलिड अडॉप्शन के लिए ये जो 6 कंडीशन है इनको भी फॉलो किया जाएगा फॉर वैलिड अडॉप्शन। नेक्स्ट जो सेक्शन है सेक्शन 12 बात करता है कि एक जब अडॉप्शन किया जाएगा तो उस अडॉप्शन का क्या इफेक्ट होगा जिस चाइल्ड को अडॉप्ट किया जा रहा है, कि अडॉप्टेड चाइल्ड के जो राइट्स हैं उस पर क्या अफेक्टेड होगा आफ्टर द अडॉप्शन। इस सेक्शन में 3 क्लोज दिए गए हैं कि जब अडॉप्शन की जाएगी, अडॉप्शन के बाद में जिस चाइल्ड को अडॉप्ट किया गया है वो उस पर्सन से आफ्टर अडॉप्शन भी मैरिज नहीं कर सकता अगर अडॉप्शन नहीं होती। कि जिस फैमिली में उसका बर्थ हुआ है और बर्थ फैमिली में जिस पर्सन से वो मैरिज नहीं कर सकता था आफ्टर अडॉप्शन भी वो उस पर्सन से आफ्टर अडॉप्शन भी मैरिज नहीं कर सकता। सिंपली ये है कि बिफोर अडॉप्शन जिस फैमिली में उसका बर्थ हुआ था और बर्थ फैमिली में रहते हुए जिन पर्सन से वो मैरिज नहीं कर सकता था आफ्टर अडॉप्शन भी वो उन पर्सन से मैरिज नहीं कर सकता। सेकंड जो इसके अंदर ये है कि जो अडॉप्टेड चाइल्ड है उसमें जो प्रॉपर्टी वेस्टेड करती थी बिफोर अडॉप्शन वो आफ्टर अडॉप्शन भी उस चाइल्ड में वेस्टेड रहेगी प्रॉपर्टी। कि भी ये नहीं है कि आफ्टर अडॉप्शन जो उसके फेवर में जो उसके वेस्टेड थी प्रॉपर्टी उसका राइट ख़त्म हो जाएगा या वो प्रॉपर्टी अब उसके पास नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। आफ्टर अडॉप्शन भी जो
प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट थे, जो प्रॉपर्टी उसके पास थी वो आफ्टर अडॉप्शन भी रहेगी। जो नेक्स्ट है इसमें 12 में कि आफ्टर अडॉप्शन जिस अडॉप्टेड फैमिली में गया है, उस अडॉप्टेड फैमिली में किसी पर्सन के पास कोई प्रॉपर्टी है या कोई राइट है, उनको वो चेंज नहीं कर सकता, उनको कैंसिल नहीं कर सकता। जो ऑलरेडी अडॉप्टेड फैमिली में जो पर्सन है उनके पास जो प्रॉपर्टी है या कोई राइट है, जो अडॉप्शन से पहले आ चुके हैं, वो वैसे ही रहेंगे, उनको वो कैंसिल नहीं करा सकता। तो हम ये सिंपली ये कह सकते हैं कि सेक्शन 12 में ये डिफाइन करता है कि अडॉप्शन के बाद में जो अडॉप्टेड चाइल्ड है उसकी जो राइट एज ए अडॉप्शन से पहले थे वो भी सेम रहेंगे, और अडॉप्शन के बाद में जो अडॉप्टेड फैमिली में गया है उन फैमिली मेम्बर्स के जो राइट बिफोर अडॉप्शन थे या जो उनके पास कोई प्रॉपर्टी थी बिफोर अडॉप्शन, वो एज ए सेम रहेगी आफ्टर अडॉप्शन। अडॉप्टेड चाइल्ड आफ्टर अडॉप्शन उनको कैंसिल नहीं करा सकता अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12। इसके बाद में सेक्शन 13 ये डिफाइन करता है कि जो अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं, कि आफ्टर अडॉप्शन जो अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं जिस फैमिली में वो गया है, उन पेरेंट्स के पास राइट सेम रहेंगे रिलेटेड टू प्रॉपर्टी जो बिफोर अडॉप्शन थे। कि आफ्टर अडॉप्शन भी अडॉप्टेड फैमिली है, वो अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी राइट है वो सेम यूजुअल जो बिफोर अडॉप्शन यूज कर सकते थे, कि भी वो अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या अपने प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, या जो ड्यूरिंग लाइफ टाइम कोई भी गिफ्ट में दे सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी, वो एज ए सेम रहेंगे कि अडॉप्शन के बाद में उनके राइट्स पर कोई इफेक्टेड नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब सेक्शन 13 के बाद में सेक्शन 14 ये कहता है कि अडॉप्टेड मदर कौन होगा इन सर्टेन केसेज, कि जब कोई चाइल्ड अडॉप्ट किया जाएगा उसके बाद में अडॉप्टेड मदर किसको डिटरमाइन किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। सबसे पहले ये कहते हैं कि जब भी अडॉप्शन की जाएगी, जो एट द टाइम ऑफ जो वाइफ लिविंग होगी अडॉप्टेड चाइल्ड की, उसे हम अडॉप्टेड मदर मानेंगे। कि फॉर एग्जांपल आज ए और बी ने एक चाइल्ड अडॉप्ट किया है, बी एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन ए की वाइफ थी, वो अडॉप्टेड मदर मानी जाएगी। इसके बाद में अगर एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन एक से ज़्यादा किसी पर्सन की वाइफ है और वो पर्सन अगर अडॉप्शन कर रहा है किसी अडॉप्शन के लिए किसी चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहा है, तो जो सीनियर मोस्ट है वाइफ है उसकी कंसेंट लेनी ज़रूरी होगी, और वो ही उस चाइल्ड की अडॉप्टेड चाइल्ड की अडॉप्टेड मदर मानी जाएगी। और जो भी जो सीनियर मोस्ट के अलावा जो भी वाइफ्स हैं वो स्टेप मदर मानी जाएगी उस अडॉप्टेड चाइल्ड की। सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी पर्सन की एक से ज़्यादा वाइफ है, मान लो कि बी सी डी है, बी सीनियर मोस्ट है, वो अडॉप्टेड चाइल्ड की अडॉप्टेड मदर मानी जाएगी, सी डी है वो स्टेप मदर मानी जाएगी उस अडॉप्टेड चाइल्ड की। इसी तरह अगर कोई बैचलर या विडोर के भी कोई अगर विडोर पर्सन है और कोई कुंवारा पर्सन है जो अभी अनमैरिड है, अगर वो अडॉप्ट करता है किसी चाइल्ड को आफ्टर वो मैरिज करता है, तो उसके बाद में जो उसकी वाइफ होगी वो एज ए स्टेप मदर मानी जाएगी उस अडॉप्टेड चाइल्ड की। इसी तरह अगर कोई विडो और अनमैरिड वूमेन किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करती है और अडॉप्शन के बाद में वो मैरिज कर लेती है, तो जो फादर जो पर्सन है जो उसका हस्बैंड है वो स्टेप फादर माना जाएगा उस अडॉप्टेड चाइल्ड का। सिंपली वे में जो सेक्शन 14 है वो ये डिफाइन करता है कि किस स्टेज पर किस जो मदर है उसको कब अडॉप्टेड मदर माना जाएगा और किस स्टेज पर उसको स्टेप मदर्स माना जाएगा। सिंपली वे में कि एट द टाइम ऑफ जो लिविंग वाइफ है, जो हस्बैंड अडॉप्ट कर रहा है किसी चाइल्ड को, जो फादर है जो अडॉप्ट कर रहा है, उसकी जो वाइफ है वो अडॉप्टेड मदर मानी जाएगी। अगर एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन एक से ज़्यादा किसी पर्सन की वाइफ्स हैं, तो
तो जो सीनियर मोस्ट वाइफ होगी उसको अडॉप्टेड मदर माना जाएगा, और जो अदर्स वाइफ्स हैं उनको स्टेप मदर्स माना जाएगा। इसी तरह अगर कोई विडोर या कोई बैचलर पर्सन है जिसने अभी शादी नहीं की है, या उसकी जो वाइफ उसकी एक्सपायर हो चुकी है, और अडॉप्शन के बाद में अगर वो मैरिज करता है, उस केसेस में आफ्टर अडॉप्शन जब मैरिज के बाद में वो जो मदर है वो स्टेप मदर मानी जाएगी। इसी तरह वाइस वर्सा अगर कोई विडोर या अनमैरिड फीमेल अडॉप्शन करती है, अडॉप्शन के लिए कोई चाइल्ड अडॉप्ट करती है, तो आफ्टर अडॉप्शन अगर वो मैरिज करती है तो जो मेल है वो स्टेप फादर माना जाएगा। तो सेक्शन हमने 14 देखा। इसके बाद में सेक्शन 15 ये कहता है कि जब इस एक्ट के अकॉर्डिंग वैलिड अडॉप्शन कर ली जाएगी कि जो अडॉप्शन की गई वो वैलिड है, तो वो बाद में कैंसिल नहीं की जा सकती। इसी तरह सेक्शन 16 कहता है कि भी जो भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है रिलेटेड टू अडॉप्शन की अडॉप्शन की गई है और वो रजिस्टर्ड है, उसको प्रजम्पशन माना जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर एंड सही है, जब तक कि उसके लिए कोई कॉन्ट्रावेंस कोई डॉक्यूमेंट नहीं आता, कि उसको डिसप्रूफ करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं आता, तो उसको प्रजम्पशन मानी जाएगी कि वो डॉक्यूमेंट सही है, रजिस्टर्ड है और अडॉप्शन प्रॉपर है। इस तरह सेक्शन 17 में ये कहता है कि भी कोई भी अडॉप्शन के लिए पेमेंट देता है या पेमेंट रिसीव करता है फॉर अडॉप्शन, उसके केसेस में 6 मंथ या फाइन किया जा सकता है या दोनों किए जा सकते हैं। कि अडॉप्शन में सिंपल अडॉप्शन की जाएगी कि भी कोई पर्सन चाइल्ड को अडॉप्शन के लिए दे रहा है या चाइल्ड को अडॉप्शन में ले रहा है, उसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं की जाएगी, कि भी उसके लिए कोई पेमेंट नहीं दी जाएगी, या कोई एग्रीमेंट हो रहा है पेमेंट के लिए तो वो नहीं की जाएगी। अगर ऐसा किया जाता है उस केसेस में इम्प्रीजमेंट दी जा सकती है, कि पुनिशमेंट दी जा सकती है 6 मंथ के लिए, या फाइन किया जा सकता है, या दोनों किए जा सकते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ये प्रोहिबिटेड है कि भी आप कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते या कोई अमाउंट रिसीव करने के लिए कंसेंट नहीं दे सकते, ना ही कोई चाइल्ड अडॉप्शन के लिए कोई अमाउंट ले सकते। तो ये आज का जो हमारा वीडियो था ये अडॉप्शन पे था कि जो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में कैसे अडॉप्शन किया जा सकता है, किस तरह एक वैलिड अडॉप्शन के लिए क्या क्या कंडीशन है, और कोई चाइल्ड जब अडॉप्ट कर लिया जाएगा उस चाइल्ड के अडॉप्टेड चाइल्ड के राइट्स पर क्या अफेक्टेड होगा, क्या जो अडॉप्टेड फैमिली है उसके राइट्स पर क्या क्या अफेक्टेड होगा रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। आज हमने सब डिटेल में देखा सेक्शन 5 से लेकर 17 तक। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट मेरी नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।